हेलो एवरीवन, दिस इज डोली पांडे। ये हमारा 5th ईयर पीवाईक्यू है। 5th ईयर पीवाईक्यू ऑफ इंग्लिश पेडागोजी फॉर सीटेट। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, स्कैनिंग इज अ रीडिंग एक्टिविटी विच हेल्प्स द लर्नर्स टू फ्रॉम ऑफ द टेक्स्ट। रीडिंग एक्टिविटी क्या होती है? जो भी प्रिंटेड टेक्स्ट होते हैं या फिर जो भी चीजें पेपर पे लिखी होती हैं उनको सिंबल्स, साउंड्स, प्रोनाउंसिएशन, इन सब की हेल्प से रीड करना, इसी को बोलते हैं रीडिंग एक्टिविटी। इसमें 5 स्किल्स होती हैं या फिर ऐसे कई सारी स्किल्स होती हैं जिनके थ्रू रीडिंग एक्टिविटी की जाती है, जैसे कि सिंटेक्स की स्किल, कॉन्टेक्स्ट क्यूज स्किल, ये सारी स्किल्स हैं जिनका यूज करके रीडिंग एक्टिविटी की जाती है। तो कहा है कि स्कैनिंग एक ऐसी रीडिंग एक्टिविटी है जो कि लर्नर्स की हेल्प करती है किस चीज में? ड्रॉ आउट इंफॉर्मेशन या फिर एनरिच द वोकैबुलरी या डेवलप कॉम्पिटेंस इन द लिंग्विस्टिक टर्म्स या नो द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स की मीनिंग जानना, ये किस में आता है? डिक्शनरी में। डिक्शनरी से ही तो हम वर्ड्स की मीनिंग जानते हैं। डेवलप कॉम्पिटेंस इन लिंग्विस्टिक आइटम्स, इसका क्या होता है? लैंग्वेज का यूज करना। लैंग्वेज यूज करना किस चीज में? अपने एक्सप्रेशंस को, फीलिंग्स को या फिर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज का यूज करना, इसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस बोलते हैं। एनरिच द वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए रीडिंग की जाती है, लेकिन रीडिंग एक्टिविटी में जो स्कैनिंग है उसका मतलब वोकैबुलरी एनरिच करना नहीं होता है। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। स्कैनिंग का मतलब होता है ड्रॉ आउट इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है? पूरे टेक्स्ट को, होल टेक्स्ट को बस केवल एक झलक देखना और उसका पूरा ओवरव्यू समझ लेना। और जनरली स्कैनिंग की प्रोसेस, स्कैनिंग जो है वो किसके लिए किया जाता है? जैसे कि किसी भी न्यूज़पेपर में है या कहीं भी आपको वैकेंसी चेक करनी हो या फिर कोई एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो पूरे टेक्स्ट में से, तो उसके लिए क्या किया जाता है? पूरे टेक्स्ट को एक झलक, बस केवल ओवरलुक उस पूरे टेक्स्ट का ले लिया जाता है, उसमें से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उस इन्फॉर्मेशन को निकाल लिया जाता है। तो स्कैनिंग इज अ रीडिंग एक्टिविटी विच हेल्प्स द लर्नर्स टू ड्रॉ आउट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग प्रमोट्स। लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है? भाषा को सीखने के लिए फाउंडेशनल स्किल्स जो होती हैं, फाउंडेशनल स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग कौन कौन सी होती हैं? LSRW मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये जो फाउंडेशनल स्किल्स हैं भाषा सीखने की, इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉन्शियस और डेलिब्रेट एफर्ट्स किए जाते हैं। लैंग्वेज लर्निंग का मतलब क्या होता है? भाषा को सीखना बोलने के लिए और अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज, समझने के लिए। इसके लिए लैंग्वेज लर्निंग कराई जाती है, लैंग्वेज लर्निंग की प्रोसेस होती है, अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। ठीक है, तो लैंग्वेज लर्निंग में जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है वो किस चीज को प्रमोट करता है? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में क्या होता है? बच्चे को एक्टिव लर्नर कहा जाता है और इसके अकॉर्डिंग बच्चों की प्रायर नॉलेज होती है, अपनी जो प्रीवियस नॉलेज होती है उसके आधार पर बच्चे अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद क्रिएट करते हैं, जो भी उनका एनवायरनमेंट है उसके बारे में, मतलब जो उनका आसपास का परिवेश है उसके बारे में। तो लैंग्वेज लर्निंग
के लिए जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है वो किस चीज को प्रमोट करती है? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज है उसी नॉलेज के आधार पर बच्चा अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग बनाता है अपने परिवेश के बारे में या फिर संसार के बारे में। तो कहा गया है इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको प्रमोट करता है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच? चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, या क्लासरूम नॉइज, या टीचर सेंटर्ड अप्रोच, या कल्चर ऑफ साइलेंस? कल्चर ऑफ साइलेंस तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ये इसमें क्या है कि टीचर जो ये प्रोसेस होती है वो टीचर सेंटर्ड होती है। टीचर सेंटर्ड का मतलब क्या हो गया? बच्चे शांत होकर के डिसिप्लिन में बैठ करके टीचर को सुनेंगे और टीचर एक्सप्लेन करेगी। टीचर सेंटर्ड अप्रोच ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में बिल्कुल ही नहीं आती है। क्लासरूम नॉइज, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है वो क्लासरूम नॉइज की बात तो करता है, लेकिन इसके लिए कि बच्चे क्लास में कोई एक्टिविटी कर रहे हैं इस वजह से हल्की फुल्की आवाज क्लास में से आनी चाहिए। अगर कोई बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं, टीचर और स्टूडेंट दोनों इंगेज है किसी क्रिएटिविटी में, तभी क्लासरूम नॉइज होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे शोर कर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, मतलब क्लास इधर उधर चल रही है, कुछ पढ़ाया सिखाया नहीं जा रहा है। नॉइज का मतलब क्या हो गया? एक्टिविटी करते हुए क्लास में शोर आ रहा है, तो ये भी नहीं है। तो क्या है? कीवर्ड क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है वो किस चीज को प्रमोट करता है लैंग्वेज लर्निंग के लिए? चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के लिए। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में क्या होता है? बच्चे एक्टिव होकर के खुद से नॉलेज को या फिर खुद से फैक्ट्स या कुछ भी चीजें हैं उनको खुद से क्रिएट करते हैं, खुद से एक्सप्लोर करते हैं। ये सारी चीजें किस में आएगी? चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 है अ फोनीम इज अ टेक्निक टू इंप्रूव प्रोनाउंसिएशन, या फिर सिंगल साउंड यूनिट, या साउंड पैटर्न, या फिर लेक्सिकल आइटम। तो ये होता है सिंगल साउंड यूनिट। फोनीम क्या होता है? सिंगल साउंड यूनिट होती है। फोनीम जो है 44 होते हैं। साउंड्स जैसे कैट लिखा हुआ है तो कैट में CAT, इसको स्लैश के थ्रू फोनीम को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें कितने फोनीम्स हो जाएंगे? 3 फोनीम्स हो जाएंगे। फोनीम्स का मतलब ही क्या होता है? साउंड होता है, साउंड होता है। टोटल 44 फोनीम्स होते हैं। इसके अलावा 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, और 20 वोवेल साउंड्स होते हैं, वोवेल साउंड्स होते हैं। टोटल 44 हो गए, 24 कॉन्सोनेंट का और 20 वोवेल साउंड का। अगर नॉर्मली पूछ लिया जाए कि कॉन्सोनेंट कितने होते हैं तो वो होते हैं 21, ठीक है, और 26 अल्फाबेट्स होते हैं या लेटर्स होते हैं इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में। तो क्या क्या गया? फोनीम क्या होता है? सिंगल साउंड यूनिट होती है। तो 3 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर प्रोसेस राइटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी फॉलोड। राइटिंग का क्या मतलब होता है? सिंबल्स और पंक्चुएशन। सिंबल्स और पंक्चुएशन का यूज करके जब अपने आइडियाज को एक्सप्रेस किया जाता है तब इसी को राइटिंग कहते हैं। तो प्रोसेस राइटिंग के लिए इनमें से कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसका ध्यान रखना चाहिए या फिर फॉलो करना चाहिए? तो प्रोसेस राइटिंग क्या होती है? पहली चीज प्रोसेस राइटिंग कहती है कि हर तरीके की जो राइटिंग होती है, हर तरीके की राइटिंग जो है वो क्रिएटिव एक्शन है। क्या है? क्रिएटिव एक्शन है। प्रोसेस राइटिंग के लिए बहुत सारा पेशेंस चाहिए होता है, पेशेंस की जरूरत होती है। इसमें क्या होता है? लिखने के लिए जो राइटिंग टास्क हैं, राइटिंग टास्क के लिए इस टास्क को बहुत सारे स्मॉल कंपोनेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है। इस वजह से ये क्या होता है? टाइम टेकिंग होता है, इसीलिए पेशेंस की जरूरत होती है इसमें। तो प्रोसेस राइटिंग के लिए यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉइंट्स या वर्ड लिमिट या लॉजिकल सीक्वेंस। प्रोसेस राइटिंग के लिए जो चीज फॉलो की जाती है वो है लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकल सीक्वेंस क्या है प्रोसेस राइटिंग का? सबसे पहले होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग करके। इसमें क्या है? सबसे पहले प्री राइटिंग की जाती है, प्री राइटिंग की जाती है। प्री राइटिंग के बाद सेकेंड स्टेप आता है हमारा ड्राफ्टिंग की जाती है। ड्राफ्टिंग के बाद स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, सॉरी थर्ड स्टेप हमारा हो जाएगा रिवाइज। इसके बाद रिवाइज किया जाता है, ड्राफ्टिंग के बाद रिवीजन किया जाता है। रिवीजन के बाद स्ट्रक्चर बनाया जाता है, स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसको इवेलुएट किया जाता है
और इवेलुएट करने के बाद लास्ट में उसको पब्लिश किया जाता है। 1 2 3 4 ये हमारे टोटल 7 स्टेप्स होते हैं, इसमें कोई स्टेप छूट रहा है। रिवीजन, स्ट्रक्चर, इवेलुएशन, इसके बाद यहाँ पे कुछ होगा। टोटल 7 स्टेप्स होते हैं जो कि प्रोसेस राइटिंग में आते हैं। तो लॉजिकल सीक्वेंस ये हो गया हमारा प्रोसेस राइटिंग का। इसके अलावा प्रोसेस राइटिंग में क्या होता है, बच्चों को चांस दिया जाता है, बच्चों को चांस दिया जाता है कि वो जो कुछ भी लिख रहे हैं उसको पहले समझें, समझने के बाद उसको रिवाइज करें, रिवाइज करने के बाद एडिट करें और एडिट करने के बाद उस पर फीडबैक दें, फीडबैक लें भी और फीडबैक दें भी। तो ये सब होता है किसमें, प्रोसेस राइटिंग में। और प्रोसेस राइटिंग किस चीज को फॉलो करती है, लॉजिकल सीक्वेंस को। टोटल 7 स्टेप्स आते हैं इनके सीक्वेंस में। प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग, रिवीजन, स्ट्रक्चर, इवैल्यूएशन एंड इधर भी कोई स्टेप है, उसके बाद पब्लिश किया जाता है लास्ट में। इवैल्यूएशन के बाद आता है एडिटिंग, इसके बाद एडिट किया जाता है, एडिटिंग के बाद उसको पब्लिश किया जाता है। ये हमारे 7 स्टेप्स हो गए किसकी, प्रोसेस राइटिंग के लॉजिकल सीक्वेंस के। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। पर्सनल प्रोनाउंस का यूज किस लिए किया जाता है, ग्रामेटिकल एरर को, ग्रामेटिकल एरर्स जो है वो ज्यादा ना हो इसके लिए पर्सनल प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉइंट्स प्रोसेस राइटिंग में इसकी कोई जरूरत ही नहीं होती, कोई स्पेसिफिक नीड नहीं होती है इसकी, और ना इसमें कोई वर्ड लिमिट होती है। तो 4th का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज अ प्री रिक्विसाइट टू लर्निंग अ लैंग्वेज। भाषा सीखने के लिए प्री मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, पहली चीज क्या है, मोटिवेशन या रीडिंग स्टोरीज या नोइंग वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, शब्द को जानना और उसके अर्थ को जानना, ग्रामर की नॉलेज। तो इसके लिए प्री रिक्विसाइट क्या होता है किसी भी भाषा को सीखने के लिए, मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन ही एक ऐसी चीज है जो कि बच्चों की परफॉर्मेंस को और ज्यादा निखारती है। बच्चों को पता चलता है कि कौन सी चीज है जो उनकी स्ट्रेंथ है और कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए उनको पनिशमेंट मिल रही है, मतलब अगर पनिश किया जा रहा है मतलब वो चीज उनकी लैंग्वेज लर्निंग में, वैसे तो पनिशमेंट हटा दिया गया है लेकिन एक पॉइंट इसमें ये होता है कि बच्चों को अपनी स्ट्रेंथ पता चलती है और क्या चीज नहीं करनी है वो पता चलती है। मोटिवेशन क्या करता है, बच्चों की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, उसको ज्यादा निखार के लेकर के आता है। इसलिए मोटिवेशन इज अ प्री रिक्विसाइट टू लर्निंग अ लैंग्वेज। तो 5th का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अकॉर्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंग्विस्ट्स लैंग्वेज कैन नॉट बी सब स्टैंडर्ड, इट मे बी नॉन स्टैंडर्ड। भाषा सब स्टैंडर्ड नहीं हो सकती है लेकिन नॉन स्टैंडर्ड हो सकती है। बात किसने बोली है, विलियम लैबव ने बोली है, बेसिल बर्नस्टीन ने बोली है, स्टेफन क्रेशन ने बोली है या चॉम्स्की ने बोली है। चॉम्स्की के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की है, यूनिवर्सल ग्रामर की बात की है, इन्होंने सेकेंड लैंग्वेज जो है, सेकेंड लैंग्वेज की टीचिंग और लर्निंग की बात की है, सेकेंड लैंग्वेज की टीचिंग और लर्निंग की बात की है। ठीक है, तो यही बात किसने बोली है, विलियम लैबव ने बोली है। ये एक अमेरिकन थे जिन्होंने गोल्डन एज थ्योरी दी है, गोल्डन एज थ्योरी दी है। इनको एक इंग्लिश, इन्होंने इंग्लिश लर्निंग पर या इंग्लिश टीचिंग पर एक रिसर्च की थी जिसके लिए इनको डेविड एच रसेल अवार्ड भी मिला था, रसेल अवार्ड मिला था। ठीक है, बेसिल बर्नस्टीन जो है ये एक सोशियो लिंग्विस्ट हैं जिन्होंने सोशियो लिंग्विस्टिक थ्योरी दी है, एक लैंग्वेज कोड, लैंग्वेज कोड। स्टेफन क्रेशन जो है इन्होंने थ्योरी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन दिया है, ये थ्योरी दी है। इसके अलावा इनकी एक फेमस बुक भी है जिसका नाम क्या है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, ये इनकी बुक का नाम है। यहाँ पे लिख लेती हूँ क्लियरली, इनकी फेमस बुक है जो उसका क्या नाम है, प्रिंसिपल्स एंड
practices of second language acquisition। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 मतलब विलियम लेबो। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज कंपोनेंट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि लैंग्वेज कंपोनेंट नहीं है? स्ट्रक्चर या फिर साउंड या स्क्रिप्ट या वोकैबुलरी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्क्रिप्ट जो है वो साउंड या फिर लैंग्वेज कंपोनेंट नहीं है। स्ट्रक्चर में 5 मेजर पॉइंट्स आते हैं। 5 मेजर पॉइंट्स आते हैं, कौन कौन से? फोनीम्स, मॉर्फीम्स, लेक्सिम्स, सिंटेक्स और कॉन्टेक्स्ट। ये 5 मेजर पॉइंट्स है जो कि स्ट्रक्चर में आते हैं। वोकैबुलरी सबसे ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लैंग्वेज का, क्योंकि वोकैबुलरी के थ्रू ही किसी को कम्युनिकेट करना हो तो जिसकी वोकैबुलरी अच्छी होगी वही कम्युनिकेट कर सकता है। अपने आइडियाज को, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए वोकैबुलरी जितनी अच्छी होगी, जितनी ज्यादा होगी, उतने अच्छे से वो एक्सप्रेस कर पाएगा खुद को। और साउंड मतलब फोनिम्स, ये तो इसमें कंपोनेंट होता ही है लैंग्वेज का। तो 7th का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। स्क्रिप्ट में जैसे हिंदी की स्क्रिप्ट क्या है? देवनागरी। देवनागरी ये सिंबल्स होते हैं, तो ये लैंग्वेज का कंपोनेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इन ऑर्डर टू इंप्रूव द लर्नर्स प्रोनाउंसिएशन अ टीचर फर्स्ट नीड्स टू। तो प्रोनाउंसिएशन बस एक मेंटल एक्टिविटी नहीं होती है, केवल एक मेंटल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि इसमें मसल्स का कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। मसल्स का कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। इसके अलावा प्रैक्टिस चाहिए होती है। कुछ साउंड एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं। तो कहा गया है कि बच्चे का अगर प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करना हो तो टीचर को सबसे पहले क्या करना चाहिए? यूज रिकॉर्डेड मॉडल ऑफ साउंड्स, डू प्रोनाउंसिएशन ड्रिल्स, शो द डॉक्यूमेंट्री या फिल्म्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, या फिर आस्क देम टू रीड मोर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या किया जाता है? रिकॉर्डेड मॉडल दिए जाते हैं साउंड्स के। इसमें टीचर क्या कर सकती है? मॉडिफाई कर सकती है, जहां पे उसको जिस वर्ड पे बच्चे को सुनने में ज्यादा दिक्कत हो रही है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, चेंज करके और ज्यादा ऐड करके, एडिट करके बच्चों को सुना सकती है। तो सबसे पहले साउंड के जो रिकॉर्डेड मॉडल हैं उनका यूज किया जाता है प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करने के लिए। सेकेंड स्टेप आता है कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स दिखाई जाती हैं टारगेट लैंग्वेज की। थर्ड स्टेप क्या होता है? उनको और ज्यादा रीड करने के लिए कहा जाता है, आस्क देम टू रीड मोर। और फोर्थ स्टेप क्या होता है कि उनको ड्रिल्स, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल्स कराई जाती है, प्रैक्टिस कराई जाती है। तो 8th का राइट ऑप्शन पूछा है सबसे पहले फर्स्ट नीड्स टू। सबसे पहले क्या जरूरी है? तो सबसे पहले जरूरी है यूज रिकॉर्डेड मॉडल ऑफ साउंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, प्रॉब्लम्स ऑफ स्पेलिंग एरर्स ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी इजिली सॉल्व थ्रू। स्पेलिंग एरर्स की प्रॉब्लम को बच्चों में अगर सॉल्व करनी है आसानी से तो कैसे कर सकते हैं? बचपन में हम सब ने देखा है, क्लास में हम लोग की क्या होता था? डिक्टेशन कराया जाता था। तो डिक्टेशन इसीलिए कराया जाता था जिसके जो स्पेलिंग एरर्स हैं उनकी प्रॉब्लम को बच्चों में रिजॉल्व किया जा सके। तो 9th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कॉग्निटिव कोड अप्रोच फोकसेस मोर ऑन। जो कॉग्निटिव कोड अप्रोच है वो किस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करता है? सबसे पहले जो कॉग्निटिव कोड अप्रोच है ये दिया किसने था? ये दिया था नॉम चॉम्स्की ने इन 1960। तो जो कॉग्निटिव कोड सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? चॉम्स्की ने कॉग्निटिव कोड अप्रोच में जो एक बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है, उसमें क्या कहा जाता है कि भाषा को सीखने के लिए जो सेकंड लैंग्वेज होती है, सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए हैबिट फॉर्मेशन की जाती है। मतलब उस चीज की आदत को क्रिएट किया जाता है, आदत बनाई जाती है जिससे कि सेकंड लैंग्वेज को पढ़ाया जा सकता है या फिर पढ़ा जा सकता है। तो इस चीज को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा था कि जो सेकेंड लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज की टीचिंग करनी हो या उसको उसकी लर्निंग हो, उसके लिए जो लैंग्वेज के रूल्स होते हैं, जो लैंग्वेज रूल्स होते हैं उनको सीखने के लिए मीनिंगफुल प्रैक्टिसेस करानी चाहिए, सार्थक अभ्यास कराना चाहिए, सार्थक अभ्यास कराना चाहिए और क्रिएटिव तरीके से सिखाना चाहिए, क्रिएटिव तरीके से। तो कॉग्निटिव कोड अप्रोच क्या होता है
ये इट रेफर्स टू द सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग, सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, तो कॉग्निटिव कोड अप्रोच किस चीज से रिलेटेड है? सेकंड लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड है। इन्होंने कहा था, ये कॉग्निटिव कोड अप्रोच दिया चोम्स्की ने था 1960 में। इन्होंने जो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी में बोला गया कि हैबिट फॉर्मेशन से सेकंड लैंग्वेज सीखी जाती है, इस चीज को रिजेक्ट कर दिया था। इन्होंने बोला है लैंग्वेज रूल्स को समझने के लिए या लैंग्वेज रूल्स ग्रामर वगैरह है, इसको सीखने के लिए मीनिंगफुल प्रैक्टिसेस करानी चाहिए और क्रिएटिव तरीके से बच्चे को सिखाना चाहिए। तो ये सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे करता है? ये करता है ग्रामर रूल्स पे। तो 10th का राइट ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ गुड लिसनर कैन करेक्टली रिस्पॉन्ड टू एवरी क्वेश्चन। अ गुड लिसनर कैन करेक्टली रिस्पॉन्ड टू एवरी क्वेश्चन आस्क्ड, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। रिकॉग्नाइज हाउ इंटोनेशन इज यूज्ड, पहचान पाता है कि इंटोनेशन का यूज कैसे हुआ। इंटोनेशन का मतलब क्या होता है? राइज एंड फॉल ऑफ साउंड्स ड्यूरिंग स्पीकिंग, राइज एंड फॉल ऑफ साउंड ड्यूरिंग स्पीकिंग, बोलते टाइम जो आवाज का ऊपर नीचे होना होता है, इसी को मतलब इसको हिंदी में लय बोलते हैं, इसी चीज की लय को ही इंटोनेशन बोलते हैं। प्रोनाउंस ईच एंड एवरी वर्ड करेक्टली, या फिर अंडरस्टैंड हाउ टू स्पेल अ वर्ड, वर्ड के को कैसे बोला जाता है इस चीज को समझता है। तो गुड लिसनर जो होता है वो करेक्टली रिस्पॉन्ड टू एवरी क्वेश्चन आस्क्ड, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका सही आंसर देता है। गुड लिसनर का ही मतलब क्या हुआ कि सामने वाला जो पूछ रहा है उसको सुनने वाले ने बहुत अच्छे से सुना है, तो सही से सुनने के बाद ही उसका रिस्पॉन्स सही से दिया जा सकता है। तो गुड लिसनर क्या करता है? करेक्टली रिस्पॉन्ड टू एवरी क्वेश्चन आस्क्ड। इसके अलावा जो गुड लिसनर है उसके अंदर एक और क्वालिटी क्या आ जाती है कि वो क्वेश्चन जो आंसर्स हैं, अगर कई सारे ऑप्शंस दिए उसमें सही आंसर चूज करने की भी उसकी जो कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। तो 11th का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्ट। इसके बारे में हमने बहुत बात की है कई सारे प्रीवियस ईयर में, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे बेसिक क्वेश्चन भी है। चोम्स्की जो है उनको फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। तो 12th का राइट ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन ऑर्डर टू हैव लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी विच वन इज नॉट एसेंशियली रिक्वायर्ड, कौन सा ऐसा है जिसकी ज्यादा जरूरत नहीं होती है? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इसमें दो एलिमेंट्स होते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से दो? पहला एक्यूरेसी और दूसरा फ्लुएंसी। ये दो चीजें हैं जो कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? जिस टाइम पे हम लोग ग्रामर का यूज कर रहे हैं उस टाइम में जो प्रोनाउंसिएशन हो वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, मतलब अच्छी तरीके से ग्रामर का रूल यूज करके प्रोनाउंसिएशन करना, इसी को एक्यूरेसी कहते हैं। जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं उनकी जो एक्यूरेसी लेवल है वो एडल्ट से कम होती है। ठीक है। फ्लुएंसी क्या होता है? मतलब इसमें जो ग्रामेटिकल एरर्स पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, ग्रामेटिकल एरर्स पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं इसमें। मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट, ये दोनों चीजों का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। मतलब जो अर्थ है जो बोल रहे हैं उसका अर्थ, इसके अलावा जिस संदर्भ में बोल रहे हैं वो सही संदर्भ होना चाहिए। तो ये फ्लुएंसी, मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है। मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में कौन सी दो एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हो गए? एक एक्यूरेसी, दूसरा फ्लुएंसी। तो पूछा गया है कि कौन सा ऐसा है जो एसेंशियली रिक्वायर्ड नहीं है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? एप्रोप्रिएसी, सॉरी एफिशिएंसी, ये इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 13 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटेंसिव रीडिंग स्टैंड्स फॉर रीडिंग फॉर एनरिचमेंट ऑफ वोकैबुलरी, या फिर रीडिंग फॉर प्लेजर, या फिर रीडिंग फॉर डेवलपिंग लिटरेरी सेंसिटिविटी, या रीडिंग द टेक्स्ट इन पार्ट्स फॉर डिटेल्स। वोकैबुलरी की एनरिचमेंट इसकी जरूरत नहीं है, प्लेजर तो वैसे भी नॉर्मली पढ़ के आ ही गया ही। रीडिंग फॉर डेवलपिंग लिटरेरी सेंसिटिविटी या फिर पार्ट्स फॉर डिटेल्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
जो रीडिंग फॉर प्लेजर है, इसका मतलब ये कौन सी रीडिंग होती है इंडिपेंडेंट रीडिंग भी इसको कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट रीडिंग। ठीक है। और जो इंटेंसिव रीडिंग है, ये इसका रीडिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है? किसी चीज की डीपली अंडरस्टैंडिंग के लिए जब पढ़ा जाता है तब इसको इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। तो जब टेक्स्ट को पार्ट्स में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे तभी उस चीज की डीपली अंडरस्टैंडिंग होगी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का? रीडिंग द टेक्स्ट इन पार्ट्स फॉर डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 है डिकोडिंग स्टैंड्स फॉर। डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? डेसिफरिंग द साउंड्स इन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, या पासिंग ऑन अ मैसेज टू अदर्स, या ओनली रिकॉग्नाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन साउंड्स, या फिर फेलियर टू अंडरस्टैंड द गिवन टेक्स्ट। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डेसिफरिंग द साउंड्स इन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। वर्ड्स और सेंटेंसेस में जो साउंड्स दिए हैं उनको रिकॉग्नाइज कर पाना, उनको समझ पाना, उनकी अंडरस्टैंडिंग होना, इसी को कहते हैं डिकोडिंग। तो क्वेश्चन 15 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। सॉरी, हाँ सही, ऑप्शन नंबर 1। ये था हमारा 5th ईयर PYQ ऑफ इंग्लिश पेडागोजी। किस चीज के लिए? पेपर 2 के लिए। पेपर 2 के लिए हो सकेगा 6th और 7th एक दो PYQ और करा दें, मतलब आगे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपको और PYQs चाहिए तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।